हेलो डियर लर्नर्स। आज हम इस सेशन में क्लास 12th मैथमेटिक्स कवर करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम और चैप्टर नंबर 1 आपको पता होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस चैप्टर में जो चीज़ें हमारी बेसिक होंगी जिनको हमें पढ़ना कंपलसरी होगा बच्चों, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दे रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, यहाँ जो सेशन चलने वाले हैं वो नोट्स बेस्ड चलने वाले हैं ना। आपको यहाँ से नोट्स भी लिखने को मिल जाएंगे कि किस किन किन चीज़ों को हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ, आर डी शर्मा बुक मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करी है। आर डी शर्मा बुक मैंने आपको इसलिए मेंशन करी है कि जो एडवांस लर्नर होते हैं, जिन्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, अच्छी चीज़ें सीखनी होती हैं जेई पर्पस से, उन्हें आईआईटी का पेपर देना है, तो उस हिसाब से आर डी शर्मा में क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, जो थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल भी क्रिएट करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो इंक्लूड दिस आर डी शर्मा बुक in this session, right? So we will cover the whole sessions from the NCERT as well as the RD Sharma, right? So the concept base is NCERT and the practice basis for RD Sharma. So now in this session मैंने जैसे कि आपको बताया कि रिलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। तो बच्चों हम ये देख लेते हैं कि रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पड़ेगा सेट, हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए। फिर जब हम सेट पढ़ लेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लेंगे एंड देन हम जाएंगे रिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीजें चीजें हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ेगा। सेट जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता देता हूँ। सेट की जो डेफिनेशन होती है, सब पढ़ लेते हैं बुक में से, कि ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, राइट? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? ऐसे लिख लीजिए इसे। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? क्या इसको आपने कभी गौर से देखा, इस चीज को? नहीं देखा। मैं इसको दिखा देता हूं। ये दो चीजों में बटा होता है बच्चों। पहली चीज तो होती है डेफिनेटनेस और दूसरी होती है यहां पर डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस, ठीक है। इसका मतलब समझते होंगे, यानी कि ये सर्टेनिटी बताता है आपको, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता जिसे कहते हैं, और ये आपको डिफरेंस यानी कि दो चीजों में भिन्नता बताता है। मतलब हम किन्हीं दो एलिमेंट्स को कैसे डिफरेंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं आपको समझाता हूं कि वेल डिफाइंड कौन सा कलेक्शन होता है। तो उसमें मैं पहली प्रॉपर्टी देता हूं आपको, डिस्टिंक्टनेस कहाँ फिलअप नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल सा सेट लिख लीजिए 1 1 एंड 2। मुझे ये बताइए कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्टनेस है? नहीं है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, मीन्स ये सेट फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि डिस्टिंक्टनेस किस तरीके से बताई जाती है। यानी कि जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारा कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन में जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स आएगा उसके पास अपनी डिस्टिंक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स आया, ये वाई आया, ये जेड आया, ये जो भी आया, यू बी डब्ल्यू, जो भी आप इसमें लेके चलते हो, और मान लीजिए आपने इसको सेट का एक नाम दिया है, मीन्स किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में सबसे पहली चीज है कि डिस्टिंक्टनेस आपको रखनी पड़ेगी। You cannot repeat any object in the set. I am again repeat, you cannot repeat any object in the collection. अगर उस कलेक्शन में आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट किया है, मींस उसकी डिस्टिंक्टनेस लॉस हो रही है, और डिस्टिंक्टनेस लॉस हो रही है मतलब उस फॉर्म, जो भी कलेक्शन आपने किया है, वो कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करेगा। बात क्लियर हुई? अब डेफिनेटनेस पे चलते हैं। डेफिनेटनेस का एक जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे एक कलेक्शन मिला, और वो कलेक्शन क्या है? सपोज दिस इज द कलेक्शन। मैंने इस कलेक्शन में लिखा गुड रिवर्स ऑफ इंडिया, गुड रिवर्स इन इंडिया। अब मैंने आपसे कहा कि ये एक, अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये सबके लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप जब नॉर्थ इंडिया में होंगे, है ना, मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया।
तो आपको ये नहीं पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में किन किन रिवर्स को, अगर आप साउथ से रिलेट हैं तो साउथ से रिलेट होने का मतलब आपको नॉर्थ इंडिया की कौन कौन सी रिवर अच्छी हैं, इसका कोई पैमाना तो है नहीं। देखिए गुड जो होता है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है ना, और एडजेक्टिव क्योंकि ये विशेषता बता रहा है रिवर की, ठीक है। और एडजेक्टिव वर्ड में आप किसी भी चीज को गुड और बैड बताने के लिए कोई पैरामीटर तो लगाते नहीं है, केवल एक माइंड की जो मैपिंग होती है वही तो आपको डिफाइन करती है कि ये चीज गुड है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, यमुना रिवर है ना, गंगा रिवर है, और भी जो भी रिवर हैं जो नॉर्थ इंडिया में फ्लो होती हैं, हो सकता है कि ये साउथ वालों को अच्छी ना लगती हो, उन्हें अपनी साउथ की अच्छी लगती हो, क्योंकि आपके कलेक्शन में हो सकता है कि साउथ की कोई रिवर ही ना आई हो। तो नॉर्थ इंडिया में जो रिवर फ्लो हो रही हैं, है ना, वो अच्छी भी हो सकती हैं साउथ वालों के लिए और नहीं भी हो सकती। मींस आपने अगर कोई कलेक्शन किया, सपोज करिए, और आपने उसमें यमुना लिख ली या गंगा रिवर का नाम लिख लिया, या जो भी और भी आप रिवर लिख के ले जा सकते हो, है ना। काफी सारी रिवर्स हैं, मैंने तो एक एग्जाम्पल के रूप में इसको फॉर्म किया। और सपोज करिए आपने साउथ वालों की भी कुछ रिवर कंसीडर कर ली, उन्होंने लिखा कि इसमें कावेरी है ना, गोदावरी है, और भी जो भी रिवर आप इसमें ले सकते हो, कृष्णा है। अगर आपने इस तरीके की रिवर्स का एक कलेक्शन बनाया, सपोज ये कलेक्शन लिया, और ये कलेक्शन सपोज करिए किसी साउथ वाले के पास पहुंचा, अब उसने कहा ये कलेक्शन तो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये गुड रिवर्स का एग्जाम्पल है तो गुड रिवर्स में मैं तो नहीं मानता कि यमुना गुड रिवर है, क्योंकि ये तो बहुत गंदी है, आपको भी पता होगा ये तो बहुत पॉल्यूटेड है। तो कोई भी जब इसको बाहर वाला कंसीडर करेगा तो मे बी किसी बैड में कंसीडर करके बैठा हो। इसका मतलब ये होगा कि आपके कलेक्शन में जिन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया गया है उन ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेटनेस नहीं है, मींस उनकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो इस सेट में बैठने लायक हैं या नहीं है। तो जब भी आपको किसी एडजेक्टिव वर्ड के साथ कलेक्शन करने को बोला जाए, ये एक बहुत नोट बनाने लायक चीज है, आप इसको कहीं भी मेंशन कर सकते हो। एग्जांपल्स बहुत सारे पढ़ने को मिलते हैं सेट्स के, बुक में हजारों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है जिसको हमें समझना है कि किस तरीके के कलेक्शन को हम सेट फॉर्म करके देंगे और किस तरीके के कलेक्शन को हम सेट फॉर्म करके नहीं देंगे, उसके लिए ये सबसे बेसिक चीज है कि आपको अगर किसी कलेक्शन को करने के लिए बोला जा रहा है और उसमें अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड उसने मेंशन कर रखा है, मींस उस कलेक्शन को आप कभी भी आप सेट फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको सेट का, मैंने कहा कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन टू 10। अब इसमें क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि इसमें केवल उन x को कलेक्ट करिए जो एक प्राइम नंबर हो और किससे छोटा हो, 10 से। मुझे बताइए जरा वो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो 10 से छोटे होंगे, 2, 3, 5 एंड 7। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स विच आर लेस टू 10। मींस अब आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये तो सबको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है और 10 से छोटे कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, इसका मतलब इसकी भी सर्टेनिटी फिक्स है, इसकी भी सर्टेनिटी फिक्स है, इसकी भी सर्टेनिटी फिक्स है और इसकी भी सर्टेनिटी फिक्स है, बिकॉज ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी हैं। मींस ये जो आपने कलेक्शन किया है दैट फॉर्म ए सेट, बिकॉज दिस इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मींस एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा के ले चलते हैं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, राइट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, अगर मैंने कहा कि अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कर रहा हूं तो ऑड नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में कौन कौन सा कलेक्शन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। ऐसे तो ये बहुत सारे ऑड नंबर्स होते हैं। मींस आपका ये जो कलेक्शन है इसमें हर एलिमेंट्स की सर्टेनिटी फिक्स है। 1 एक ऑड नंबर होता है, 3 एक ऑड नंबर होता है, 5 एक ऑड नंबर होता है। मींस दी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑड नंबर्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट to each other, means this collection is a well defined collection, और this collection well defined होने के साथ साथ क्या फॉर्म कर देगा, सेट फॉर्म कर देगा। बहुत बेसिक सी चीज है इसको समझने के लिए, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, क्या चीज मैं आपको बता देता हूं, एम्पटी सेट के लिए आपको पता होगा बच्चों कि हम एक नोटेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फाई, ठीक है। फाई नोटेशन होता है एम्पटी सेट का एग्जाम्पल।
एम्पटी सेट की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लाई नहीं करता हो, ठीक है ना, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लाई नहीं करता हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2 मैंने यहां पे कह देता कि x एक प्राइम नंबर है जो किससे छोटा है? 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। मीन्स ये कलेक्शन तो खाली रह जाता ना। इसका मतलब ये जो कलेक्शन खाली रहता, दोबारा समझ लीजिए ध्यान से, मैंने कहा है कि x एक प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है? लेस देन 2 पहले ये 10 था तो 10 का मैंने एग्जांपल दिया था, अब मैंने 10 की जगह 2 कंसीडर करने को बोला, यानी कि 2 से छोटा प्राइम नंबर बताओ। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता बच्चों। इसका मतलब इस कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं आ पाएगा। मींस ये जो कलेक्शन होगा ये एक एम्पटी सेट का एग्जांपल बन जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई होगी? एम्पटी सेट का क्या बन जाएगा? एग्जांपल बन जाएगा। तो एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाई का यूज करते हैं, और फाई मींस अ कलेक्शन विच हैव नो एलिमेंट, राइट। तो एम्पटी सेट आपने पढ़ लिया। दो चीजें और यहां पे मेंशन करते हैं हम, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को। पढ़ा होगा वैसे तो आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? एक ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो वो कलेक्शन फाइनाइट सेट कहलाएगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे तो उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। फाइनाइट के लिए जैसे मान लीजिए कोई सेट आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो एक वर्ड होता है सेट की डेफिनेशन में, कार्डिनलिटी। लिख सकते हो बच्चों इसे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा जो कोर्स कवर करा रहा हूं ना, इसमें एक नोट्स बेस्ड कवर करा रहा हूं। आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ, तो आपको एग्जाम तक इसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। कार्डिनलिटी क्या होती है? ये काउंट करती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में कार्ड, और सेट को अगर सपोज करिए मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है एस से, तो कार्ड ऑफ एस लिख देते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी फिक्स नंबर के बराबर है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? एन रहे होंगे। और अगर ये इन्फिनिटी है, मींस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे रहे होंगे? इनफाइनाइट रहे होंगे। यानी कि ये जो कलेक्शन बनेगा ये फाइनाइट सेट के केस में चला जाएगा, और ये जो कलेक्शन होगा वो किसके केस में चला जाएगा? इनफाइनाइट सेट के केस में। दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी कैसे हम कार्डिनलिटी को डिफाइन करते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर पेयर पर, ठीक है। एक डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की कि क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? हमें एक युग्म बनाना होता है किन्हीं दो अवयवों का। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ए कोमा बी टाइप का कोई पेयर बनाया है ना। अब इस ए कोमा बी को कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया होगा? तो देखिए आपको 2D प्लेन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और इस 2D प्लेन में क्या किया जाता है कि जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए यहां पर हमने कंसीडर किया है, मींस इसकी यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, और यहां से यहां तक की आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सपोज करिए ये 2 है और ये डिस्टेंस अगर 1 है, तो इस कोऑर्डिनेट p को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी p कोऑर्डिनेट की 2,1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? क्योंकि आपको यहां पे जब चलना होता है तो एक पेयर बनाना पड़ता है, यानी कि एक युग्म बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि हमें यहां आना है, तो हम यहां ऐसे ही डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, हमारे पास दो ही पाथ हैं। दो पाथ क्या है यहां आने के? एक तो आप ऐसे चल के जाएंगे, यही रास्ता है, यहां तक चल के गए, और फिर आपने जब ये एक्स एक्सिस छोड़ी तो आपने ऐसे चलना शुरू कर दिया। मींस यहां तक चलने के लिए आपने ये कितना चला? वाई एक्सिस पे चला आपने 1, और एक्स एक्सिस पे चला आपने 2। मींस पी पॉइंट तक आने के लिए आपको 2,1 चलना पड़ेगा। मींस आपको जो पेयर मिलेगा वो 2,1 मिलेगा। अब सपोज करिए कि एक कोऑर्डिनेट आपने ये पढ़ा a, b, तो अब आपको ये पता चला कि ये जो a कोऑर्डिनेट है ये कहां से आता है? ये x एक्सिस से आता है। और ये जो b कोऑर्डिनेट है ये कहां से आता है? ये y एक्सिस से आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रहा होगा कि एक तरफ x एक्सिस होती है और दूसरी तरफ y एक्सिस होती है, तब इसमें जो प्लेन में कोऑर्डिनेट होते हैं, प्लेन में जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो पेयर बनते हैं x, y फॉर्म के, ठीक है ना। अब अगर सपोज करिए मैं
कोई भी एक पॉइंट और लेता, जैसे कि मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि कौन सा पेयर इक्वल होता है कौन सा नहीं होता। ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अगर हमने ए कोमा बी टाइप का कोई पेयर लिख रखा है, ए कोमा बी टाइप का कोई पेयर अगर हमने लिख रखा है, ये जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर आए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे 2,1 लिखा हुआ है और सपोज करिए मैं एक यहाँ पे पॉइंट ले लेता ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होते, एक तो आपको ऐसे करके यहाँ पे आना पड़ता और एक आपको यहाँ से, तो ओरिजिन से ही आपको हर बार चलना है। तो ओरिजिन आपका ये है, तो इस ओरिजिन से चल करके आपको पहले तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ तक चलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, सपोज करिए 1, अकॉर्डिंग टू इसके, जैसे पहले अगर 2 चले थे तो इसका लगभग ये आधा है तो 1 चलना पड़ेगा, और फिर आपको ऐसे चल के जाना पड़ेगा तो ये लगभग 2 चलना पड़ेगा। मींस पहले एक्स एक्सिस लिखी जाएगी, तो मैंने बताया था कि ये पी एक्स कोमा बाई मींस इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। तो आपको समझ में आया होगा कि इनका देखिए ऑर्डर ही तो चेंज हुआ, पहले ये 2,1 लिखा हुआ था, अब ये लिख दिया गया 1,2, लेकिन दोनों ही पॉइंट्स की पोजीशन बच्चों अलग अलग है। ये पॉइंट की पोजीशन यहां पर है, इस पॉइंट की पोजीशन यहां पर है, ठीक है। तो जब भी हम ए कोमा बी टाइप का कोई पेयर पढ़ते हैं, इसका मीन हमें ये समझ के चलना है कि ये बी कोमा ए के बराबर नहीं होता। ये कब हो सकता है, इसकी शर्त ये है कि ये इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए और सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए। ये भी इक्वल कोऑर्डिनेट की कंडीशन होती है। कोई भी दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो सकते हैं अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इक्वल है और सेकंड कोऑर्डिनेट की इक्वल है, ठीक है। समझ में आई ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं। अब होता क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन्हीं ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 सेट हैं कोई भी, लेट एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना। देन वी कलेक्ट ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। जैसे मान लीजिए अब ये ऑर्डर पेयर्स का मतलब क्या होगा, ऑर्डर पेयर में अब मैं आपको एक चीज मेंशन करा देता हूं। जैसे मैं वहां पे आपको बार बार बोल रहा था लास्ट स्लाइड में, मैं आपको फिर से ले चलता हूं। इस स्लाइड पे देखो, जब भी मैं ये कह रहा था कि ये कोई पेयर बनाया जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहां से आता है, एक्स एक्सिस से, और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये कहां से आता है, वाई एक्सिस से। मींस यहां पे जितने भी कोऑर्डिनेट आप डिफाइन करते हो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का होता है। तो इसी प्रकार यहां पर जब हम टोटल पॉसिबल ऑर्डर निकालने की बात करते हैं, मींस अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर पेयर ए कोमा बी टाइप का है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो इसमें ए किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट यानी कि ए को, और बी किसको बिलोंग करेगा बच्चों, कैपिटल बी को। इस तरीके का अगर आपने कोई कलेक्शन कर रखा है तो इसी को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए एंड बी का, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ए क्रॉस बी से, ठीक है। क्लियर हुई पॉइंट। एक एग्जांपल मैं आपको सपोज कर दे देता हूं। मैंने कहा कि एक ए है मेरे पास, इसमें मेरे पास कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी एलिमेंट्स, और एक सेट मेरे पास बी है, इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे ए क्रॉस बी बना के दीजिए, तो आपको ये कहना है कि हम तो पॉसिबल कलेक्शन बनाएंगे किसका, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं। तो हम ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करते हैं पॉसिबिलिटी में, तो होगा क्या, x का जो भी कलेक्शन बनेगा तो x के किस किस के साथ पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, x का बन सकता है 1 के साथ, फिर x हो सकता है 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, x 3 के साथ भी बनाएगा। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटी फॉर x, राइट। अब y की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, तो y का 1 के साथ आ जाएगा, y का 2 के साथ आ जाएगा, और फिर y का आ जाएगा 3 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कोऑर्डिनेट इसके बनेंगे ऑर्डर पेयर और 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में, 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, डेफिनेशन के साथ साथ ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब मैं 2 चीजें और आपको यहां समझा देता हूं। सपोज करिए मेरे पास इनमें से अगर कोई भी एक सेट, देखिए मैंने यहां पर किसी भी सेट की कंडीशन के बारे में नहीं बताया कि सेट कैसे होने चाहिए, आप कैसे भी केसेस में सेट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो इनमें से कोई सा एक सेट एम्पटी सेट हो गया, कोई सा भी एक सेट, जैसे मान लीजिए मैंने सपोज करिए ए को कंसीडर किया, अब
इतना दिमाग लगाइए कि जब ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसके पास, जैसे ए है, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है और बी में भले ही एलिमेंट 1 2 3 दे रखा है ना, तो जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या इसके एलिमेंट इसके साथ कोई पॉसिबल ऑर्डर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। मींस जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे बच्चों तो वो ब्लैंक रह जाएगा, खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ऑर्डर क्रिएट होगा कैसे? जब तक यहां से कोई एलिमेंट ना दिखे आपको। जब यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो पेयर किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ भी नहीं। जब यहाँ कुछ है ही नहीं, देयर मीन्स देयर इज नो पेयर। दो देयर इज नो पेयर का मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी कैसा हो गया? एम्पटी हो गया। ठीक है ना, ये कैसा आ गया? एम्पटी आ गया। सिमिलरली जब मान लीजिए मेरे बी एम्पटी होता तो बी एम्पटी होने के केस में क्या होता बच्चों? अगर ए के पास मान लीजिए मैंने कहा एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट एलिमेंट है, लेकिन बी अगर एम्पटी है, तो बी अगर एम्पटी है तो एक्स किसके साथ कोऑर्डिनेट बनाने जाएगा? इन एलिमेंट्स के साथ। लेकिन यहां तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। मींस सिमिलरली केस में ए क्रॉस बी फिर से क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। तो चाहे ए एम्पटी हो चाहे बी एम्पटी हो या दोनों ही एम्पटी हो, इस केस में ए क्रॉस बी हमेशा कैसा आएगा? एम्पटी ही आएगा। ठीक है, तो एम्पटी कब नहीं आएगा? जब दोनों के दोनों सेट्स नॉन एम्पटी हो। इज दैट क्लियर और नॉट? व्हेन, एक नोट बना के लिख सकते हो आप, इसीलिए तो मैं आपको नोट्स बेस्ड पढ़ा रहा हूं कि क्या चीजें आपको मेंशन करनी है अपनी नोटबुक में। व्हेन ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट्स, then A cross B will be non-empty। मेरी बात क्लियर हुई होगी। और दूसरा नोट क्या लिखोगे बच्चों? इफ एनी वन ऑफ देम का मतलब A या B इज एम्पटी सेट, then A cross B is also empty set। दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया कि किस केस में ये नॉन एम्पटी आएगा और किस केस में ये एम्पटी आएगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ सपोज करें मेरे पास एक सेट ए था और एक सेट क्या था? बी। अगर इनकी आपको दोनों की कार्डिनलिटी पता है, यानी कि दोनों ही आर फाइनाइट सेट्स। ओके, एक चीज और बता दूं मैं, एम्पटी सेट की कार्डिनलिटी अगर तुमसे कोई पूछता है तो कार्डिनलिटी में मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और एम्पटी सेट के पास तो कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होता, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ फाइव कितनी होती है? 0 होती है। लिखना चाहो लिख सकते हो, नोटबुक में तो देखो सारी चीजें स्टार्टिंग में लिखी जाती हैं। पढ़ने का एक अलग स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। उस पढ़ाई को हम स्टैंडर्ड में तभी बदल सकते हैं जब हमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हो। हम किसी भी चीज को लेकर के जब तक कंफ्यूज नहीं है, मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि हमें जितनी भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, है ना, ऑफ द कार्डिनलिटी m and n रिस्पेक्टिवली, तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारे पास ए की कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है? कार्ड ऑफ ए दे रखा है हमें m, और इधर कार्ड ऑफ बी कितना दे रखा है? हमें n दे रखा है। मींस अगर मैं यहां से आपको कार्डिनलिटी निकाल के दूं ए क्रॉस बी की, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, यहीं से बताया जा सकता है, m इंटू एन आएंगे। कितने आएंगे? m इंटू एन, सॉरी, इस तरीके से। तो ये कैसे हुआ ये भी आपको बताया जा सकता है। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कलेक्शन में, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी ले रखी थी मैंने? 2 ले रखी थी, और दूसरे की मैंने कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी ले रखी थी? 3 ले रखी थी। तो जब मेरी कार्डिनलिटी में ए क्रॉस बी पे जाऊंगा बच्चों तो वो 6 आ रही होगी, है ना, 6 आ रही होगी। तो आप पिछले एग्जाम्पल से ये मैच कर सकते हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस तरीके से कार्डिनलिटी क्रिएट होती है। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड सीख ली। अब हम चलते हैं रिलेशन पे, कैसे रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। रिलेशन बच्चों कुछ नहीं होता, एक बेसिक सी चीज अगर मैं आपको बताऊं रिलेशन के लिए, तो वो है रिलेशन की रूल।
रिलेशन क्या है? रिलेशन कुछ भी नहीं है। अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है तो कुछ नहीं करता, ए के एलिमेंट्स को बी के साथ रिलेट करने का एक रूल होता है रिलेशन। ठीक है ना? ये मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं, अभी डेफिनेशन आपके स्लाइड पर आ जाएगी, मैं अभी आपको डेफिनेशन भी लिख दूंगा, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज समझिए, रिलेशन कुछ भी नहीं है। रिलेशन एक रूल है जो क्या कर रहा है, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सपोज करिए मैंने एक ए में एलिमेंट लिया, मैं एक वो रूल बताता हूं कि क्या रूल होते हैं जो इस तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हैं। सबसे बेसिक चीज पहले सब क्लियर कर लेते हैं कि एग्जांपल के साथ। सपोज करिए ए में दे रखा है आपको एक एलिमेंट 1 2 एंड 3, और एक तरफ मैंने बी में एलिमेंट ले लिए, सपोज करिए 1 2 3, और ये अप टू कहां तक चला गया, सपोज करिए 8 तक। ठीक है ना? 8 तक का कलेक्शन इसमें है। अब मैंने एक रूल क्या बनाया, रूल ये बनाया कि कोई भी ए एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होगा इफ बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए। दिस इज द रूल। इसी रूल को आपको हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में फोकस करना है। ये समझ लीजिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्या रिलेशन दिया हुआ, क्या रूल दिया हुआ है जिससे कि दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, मतलब ए कोई सेट बी सेट के साथ किसी रूल के साथ कनेक्ट है, मतलब ए का कोई एलिमेंट ए बी के किसी एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट तभी हो पाएगा जब वो किसी एक रूल को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रूल क्या लिया, यहां पर मैंने रूल ले लिया कि बी क्या है, स्क्वायर है किसका, ए का। मींस बी किसके बराबर दे रखा है, ए स्क्वायर के। तो चलिए जरा ए स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्योंकि ए कहां से आता है हमारा, ए में से, और बी कहां से आता है हमारा, बी में से। तो ए के स्क्वायर करेंगे हम तो क्या क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 4 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 9 मिलेगा। अब मैं ये देखने जाऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट किस किस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो 1 का स्क्वायर हुआ, क्या ये किसी बी के बराबर है, क्या ये किसी बी के बराबर है, और क्या ये किसी बी के बराबर है। ठीक है, बी कहां से आता है, बी आता है बी में से, तो क्या बी की वैल्यू 1 है बी में, यस, ये रिलेशन बन जाएगा, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे के साथ ये दोनों एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब ये देखिए कि बी में क्या 4 है, बी में 4 है, यस, यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ। ये भी क्लियर हो गया, मतलब 2 जो है वो किस तरीके से कनेक्ट है, 4 के साथ। क्यों है? क्योंकि मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1,1 भी इस कलेक्शन में है। क्यों है? क्योंकि 1 का जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो वो 1 के बराबर आ रहा है, मतलब रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन अब यहां आइए, जब 3 का स्क्वायर आपने 9 किया, क्या ये बी में है, नहीं है, क्योंकि बी में तो ज्यादा से ज्यादा कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 8, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। मतलब जो 3 है, 3 का किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। मींस ये ऑर्डर पेयर जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। बात क्लियर हुई? यानी कि अगर मैं ये बताऊं कि इस रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंसीडर किए जाएंगे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग केवल इसमें कौन कौन आएगा, 1,1 आएगा और 2,4 आएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा इस कलेक्शन में। अच्छा बच्चों, एक चीज देखो यहीं पे जो हमें रिलेशन की तरफ बढ़ाएगी, अभी धीरे धीरे इसी रूल से हम रिलेशन की तरफ जाएंगे, और वो मेन चीज है कि ये जो है ये कलेक्शन किसका है बच्चों, ऑर्डर पेयर्स का। एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहता कि इसमें ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करिए, अगर आप ए क्रॉस बी बनाने बैठ जाते, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे कैसे बनता बच्चों, 1 का 1 के साथ कलेक्शन आता, फिर 1 का 2 के साथ आता, फिर 1 का 3 के साथ आता, और ऐसे ही कहां तक जाता, 1 का 8 के साथ। फिर दूसरा आपको 2 की पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ती, तो 2 का 1 के साथ आता, 2 का फिर 2 के साथ आता, 2 का फिर 3 के साथ आता, और ऐसे ही ये कलेक्शन कहां तक जाता, 2 का 8 तक। फिर आप नेक्स्ट बनाते तो नेक्स्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी और आती, ऐसे ही फिर आप 3 का बनाते तो 3 का 1 के साथ आता, 3 का 2 के साथ आता, 3 का आपका 3 के साथ आता, और ये ऐसे ही चलता जाता 3,8 तक। ये टोटल पॉसिबिलिटी होती किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से क्या करता है कि ये जो रूल होता है ना,
ये रूल इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कलेक्शन में से ही कोई कलेक्शन निकाल के लाता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि 1,1 इस कलेक्शन में है, मींस इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट इस रूल के अकॉर्डिंग यहां आके बैठ गया, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और एलिमेंट जो यहां पे 2,4 आएगा, वो एलिमेंट भी यहां आके बैठ गया। मींस रूल क्या करता है, रूल आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट चुरा के देता है, ठीक है ना। मींस ये जो रूल है, ये जो रूल हम लगा रहे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी यहां हम कलेक्शन कर रहे हैं, दिस इज द सबसेट। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जो भी कलेक्शन करके लाए हो, इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी कलेक्शन हो गया आएगा, वो सबसेट बनेगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका कलेक्शन बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मींस ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही क्या होता है, दैट इज अ रिलेशन। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए रिलेशन एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी रिलेशन है, दैट मींस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है रिलेशन की। और इसमें मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि ए क्रॉस बी में क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर्स आते हैं। लिखना शुरू करिए यहां से। अब ए क्रॉस बी को डिफाइन करेंगे तो ए कोमा बी, ए किसको बिलोंग करता है, ए को बच्चों, और बी किसको बिलोंग करता है, बी को। तो इस तरीके के जब कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स की बात होती है, तो इसी में से एक कलेक्शन किसका निकलता है, आर का, जो कि सबसेट बनता है। मींस इफ मैं अब कहता हूं आपसे कि कोई ए कोमा बी अगर मेरा रिलेशन में बैठा हुआ है आर में, क्योंकि आर सबसेट क्या है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में क्या है, ऑर्डर पेयर्स, तो रिलेशन में भी क्या जाएंगे, ऑर्डर पेयर्स। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई भी ए क्रॉस बी रिलेशन आर में बैठा हुआ है, मींस ए रिलेट हो चुका है किसके साथ, बी के साथ। मींस जो भी आपको रूल दिया होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग ए और बी एक दूसरे के साथ रिलेट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि 1,1 रिलेशन में बैठेगा, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, मींस ये कंडीशन फॉलो हो रही है। 2,4 रिलेशन में बैठेगा, क्यों बैठेगा, क्योंकि 2 का रिलेशन 4 के साथ हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। कोई एलिमेंट मैंने कहा कि 1,3 आपका रिलेशन में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि 1 रिलेट नहीं है किसके साथ, 3 के साथ। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो 3 नहीं आएगा। मेरी बात सारी क्लियर हुई कैसे बनता है रिलेशन। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द रिलेशन, हाउ टू रीड द रिलेशंस। रिलेशन एक सबसेट की तरह कंसीडर किया जाता है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस जो आपको पढ़नी है रिलेशन की, वो ये है कि रिलेशन जो होता है एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ओके। एक चीज और मैं आपको मेंशन कराऊंगा यहीं चलते चलते, क्योंकि मेंशन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इससे रिलेटेड सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो एक बेसिक सी चीज क्या है रिलेशन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि लेट ए की कार्डिनलिटी मैंने लिख ली m, और कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख ली मैंने n। तो मुझे पता है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी आएगी वो कितनी आएगी, m इंटू n आएगी, ठीक है ना। यानी कि ऐसे बताइए कि इस कलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, m क्रॉस n हो गए। इसी कलेक्शन में से r क्या है, एक सबसेट है। मतलब रिलेशन जो होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं अभी पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, नो डाउट डेफिनेशन भी मैं पूरी की पूरी नोट डाउन कर दूंगा, पर जो चीजें आपको यहाँ लिखने लायक हैं वो चीजें आप लिख सकते हो। रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर मान लीजिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको दूं तो डेफिनेशन ये बनती है रिलेशन की कि इफ किसी रिलेशन आर को मैं किसी ए से कहां पे डिफाइन कर रहा हूं, बी पे, देन रिलेशन फ्रॉम A to B is a collection या is a subset of the Cartesian product
ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी जो कलेक्शन आप कर रहे हो, उस कलेक्शन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में सब सेट्स निकालने हैं आपको रिलेशन का मतलब, यानी कि आप जितने भी ए क्रॉस बी में सबसेट ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने कहा एक R1 सबसेट बन गया, एक R2 सबसेट बन गया ए क्रॉस बी में, मैं बनाऊंगा अभी, एक R3 बन गया। इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको सबसेट्स मिल सकते हैं जो किसी रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हो, है ना। तो ये भी एक रिलेशन फॉलो होगा, ये भी एक रिलेशन होगा, ये भी एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। अब ये कितने रिलेशन बन सकते हैं इस तरीके की कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसकी भी एक कंडीशन है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट। तो हम ये बता सकते हैं कि कितने रिलेशन हम इसमें बना सकते हैं मैक्सिमम। ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट है तो मान लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए निकाली आपने, वो एम हो गई। कार्डिनलिटी ऑफ बी निकाली, मैं दोबारा से फटाफट लिख देता हूं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी आएगी बच्चों, एम इंटू एन आएगी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए पावर सेट का, क्योंकि अगर आपको पावर सेट आता है मींस आपको ये आता है कि कैसे सबसेट कलेक्ट किए जाते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई सेट ए है, मुझे इस सेट ए का पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट इस ए का कैसे बनाते हैं, पावर सेट ऑफ ए होता है, यानी कि एक बी कलेक्ट किया जाता है सबसेट किसका, यानी कि बी आएगा, सॉरी इसको आप हटा दीजिए, बी सच दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के, अगर उनका आप कलेक्शन करना शुरू कर देंगे, उस कलेक्शन को एक नए कलेक्शन में पुटअप करते जाओगे, तो वो फॉर्म कर देगा किसको, पावर सेट को। ये डेफिनेशन शायद आपने पहले भी पढ़ी होगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर सेट की कार्डिनलिटी बच्चों एम दे रखी है या एन दे रखी है, ए सेट की कार्डिनलिटी सपोज करिए एन है, तो इसके पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी, इस तरीके से भी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 की पावर एन एम जो भी आप लिख रहे हो ये आती है। पता होगी ये बात, नहीं पता है तो इसको एक लाइन में लिख लीजिए, क्योंकि यही चीज मैं आपको मेंशन कराने जा रहा हूं नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो उठा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी के सबसेट उठाने का मतलब होगा कि यहाँ पे ए के सबसेट भी उठाए जा रहे थे, उनका कलेक्शन पावर सेट में किया जा रहा था, है ना। पावर सेट में कलेक्शन किया जा रहा था ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो सबसेट की फॉर्म में बनेंगे। और कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो मुझे पता है कि अगर कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी अगर m इंटू एन दी हुई है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे, 2 की पावर mn, मींस नंबर ऑफ रिलेशन from A to B आर 2 की पावर mn। नोट कर लीजिए इस लाइन को कि किसी भी सेट A से B पे जाना है तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन होते हैं, 2 की पावर mn। शर्त बच्चों ये है कि दोनों के दोनों सेट फाइनाइट होने चाहिए, तभी उनकी हमें कार्डिनलिटी पता चलेगी। कार्डिनलिटी पता चलेगी तभी हम A क्रॉस B की कार्डिनलिटी पता कर पाएंगे। ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी के थ्रू हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने रिलेशन इस सेट से इस सेट पे बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक सेट में मैंने 1 2 लिया, दूसरे सेट में बी बराबर मैंने केवल 4 लिया। रूल मैंने क्या बनाया, रूल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जितने रूल बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, ठीक है ना। जितने रूल बनेंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। अब इन रूल बनाने की कंडीशन कितनी है, एटमोस्ट हम कितने रूल क्रिएट कर सकते हैं ए से बी पे, 2 की पावर m इंटू एन। ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी m है, एक सेट बी है जिसकी कार्डिनलिटी n है, हाउ मेनी रूल कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो कितने रूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं जो ए और बी को कनेक्ट करते हो, मींस 2 की पावर mn रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसकी कार्डिनलिटी 2 आएगी, इसकी कार्डिनलिटी 1 आएगी, तो इसका मतलब जब a क्रॉस b की कार्डिनलिटी आप निकालोगे तो ये कार्डिनलिटी 2 इंटू 1 मीन्स 2 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रूल्स या रिलेशन दोनों ही चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर दी, विच रिलेट A to B
R2 मीन्स इसको फॉर्म करके लाओगे तो 4 रूल ही क्रिएट किया जा सकते हैं इसमें एटमोस्ट। ऐसे 4 ही रूल होंगे डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, जो ये बता सकते हैं कि हम ए को बी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कितने डिफरेंट रूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं? एटमोस्ट 4 रूल्स क्रिएट कर सकते हैं हम इस सेट से इस सेट पर। यानी कि सेट ए से सेट बी पे जाने के लिए हम 4 प्रकार के अलग अलग रूल बना सकते हैं, उससे ज्यादा रूल नहीं बन सकते। 4 ही नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिलेशंस नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब कहानी सीख लीजिए रिलेशंस की। ए क्रॉस बी में से जो हम कलेक्शन लेके आते हैं उसे बोल देते हैं हम रिलेशन। इस रिलेशन के 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज को मैं बता देता हूं। वो 3 प्रकार की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो होता है बच्चों एम्पटी रिलेशन, क्योंकि यहां एक बात समझिए बच्चों, मैंने कहा कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन बनेगा। तो सबसेट तो फाई भी होता है, फाई तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो फाई जो होगा ये भी एक रिलेशन होगा। और ये कैसा रिलेशन होगा? ये ऐसा रिलेशन होगा जो बताएगा आपको कि मैंने ए के किसी भी एलिमेंट को बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं किया है। एम्पटी रिलेशन का मतलब होगा बच्चों इसमें कोई भी कलेक्शन नहीं आएगा, कहां से? ए क्रॉस बी से। दूसरा बच्चों क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होगा? ये जो आर है ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी के बराबर होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। मैंने सपोज करिए एक एग्जाम्पल लिया, ए में लिखा मैंने 1,2, बी में लिखा मैंने सपोज करिए 3,4, और मैंने एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया? रूल में ये कहा कि मुझे एक्स कोमा वाई टाइप के पेयर ही कलेक्ट करने हैं सच दैट कि एक्स की वैल्यू वाई से छोटी या बराबर हो। तो आप बताइए 1 क्या 3 से छोटा है? यस। फिर 1 4 से भी छोटा है, फिर 2 3 से भी छोटा है, और 2 इधर 4 से भी छोटा है। तो यही तो बच्चों इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और यही पूरा का पूरा रिलेशन बन गया। और इसी रिलेशन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है पॉइंट कि नहीं है मेरा? कैसे यूनिवर्सल रिलेशन होता है? तो ये 2 रिलेशन तो आपको हमेशा एग्जिस्ट होते हैं, हमेशा। अब जो इसके बीच में जो रूल आते हैं वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं रूल्स, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं रिलेशन, जिन्हें बोलते हैं हम प्रॉपर रिलेशन। इनको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर रिलेशन, यानी कि इनमें हमें कुछ सोचना समझना ही नहीं पड़ता। 2 रिलेशन हमेशा बनते हैं, फाई और ए क्रॉस बी, लेकिन जो उसके बीच के बनते हैं वो दिए हुए किसी रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं। वो देगा हमें रूल कि ये फलाना रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप हमें रिलेशन निकाल के दीजिए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? आपको पता होगा बच्चों की नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। जिनको नहीं पता है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी किसी भी नोटबुक पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो बच्चों क्यू को रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इन रेशनल नंबर्स को। इसके बाद जो आर होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर्स। जो आई होता है यानी कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स लिख देता हूं मैं, इंटीजर नंबर या इंटीजर्स। और सी जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिन्होंने नहीं पढ़ा है बच्चों वो लिख लेंगे, अभी क्लास 11th में ये वैसे पढ़ा दिया जाता है, तो जिन्हें नहीं पता है वो भी आप लिख सकते हो कि ए प्लस आयोटा बी टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए बिलोंग करता है आर को और बी बिलोंग करता है, यानी कि दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। और ये जो आयोटा वैल्यू है इसको आयलर ने डिफाइन कर रखा है कि इसकी वैल्यू √(-1) होती है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका एक कलेक्शन कर लिया जाता है जिसे कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट्स? टाइप ऑफ रिलेशंस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं जो पढ़नी है वो पढ़नी है आपको एम्पटी रिलेशन की, जो मैंने आपको बता दी।
दूसरा आपको यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम तीसरे रिलेशन पे चलते हैं जो टाइप में आता है, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि लिखते हैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन को। क्या होता है ये आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए। अब इसको डेफिनेशन लिखिए। इफ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, ये मस्ट है बच्चों, ए से ए पर ही कलेक्शन आना चाहिए। जो भी मतलब आप जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हो ना, वो ए से कहां जाना चाहिए, ए पर जाना चाहिए। तो ऐसे केस में जब कोई रिलेशन ए से ए पर जाता है तो वहां पर बनता है आइडेंटिटी रिलेशन। कैसे बनता है? इफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if A related to A only for all A belongs to A। देखिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है 1,2। ध्यान से समझना बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई रिलेशन अगर ए से ए पर ही डिफाइन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनाना है, ए क्रॉस ए का। क्या बनेगा? यानी कि यही सेट ए हो जाएगा और इधर भी सेट 1,2 ही आएगा। तो 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 1 का 2 के साथ बनेगा, फिर 2 का बनेगा तो बच्चों 1 के साथ बनेगा, और फिर 2 का बनेगा तो 2 के साथ बनेगा। अब जब आप आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करोगे, आई आर, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब आई आर, इसका मतलब होगा कि आपको केवल ये लेना है और ये लेना है। ओनली लिखा हुआ है बच्चों, ए रिलेट होना चाहिए केवल किसके साथ, ए के साथ। अच्छा, ए रिलेट ए का मतलब ये भी तो है ना, आपने पढ़ लिया है कि ए कोमा ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, आर को। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही हो इसमें। तो क्लियर करने वाली बात यह है कि अगर ए रिलेट है ए का, तो इसका एक मीन ये भी है बच्चों कि ए कोमा ए किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। अगर मैं कहता हूं कि ए रिलेट नहीं करता है ए को, इसका मतलब बच्चों ये है कि ए कोमा ए किसको बिलोंग नहीं करता है, आर को। दोनों बातों में आप अंतर समझ के कहीं भी आप ऊपर लिख सकते हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके के एलिमेंट्स को रखा जाए, किस तरीके के एलिमेंट्स को नहीं रखा जाएगा। जैसे कि मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बताया बच्चों, तो हमें यहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट हमारा 1,1 और दूसरा पॉइंट आपका 2,2। ये रिलेशन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर ओनली वर्ड लगाया है, क्योंकि मुझे केवल ये देखना है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है या नहीं है, और 2 का रिलेशन 2 के साथ है कि नहीं है। यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों तरफ। जैसे यहाँ 1 है तो ये 1 होना चाहिए, ये 2 है तो 2 होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? इसी को कहते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। किसी भी रिलेशन के पास नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन तो एक ही होता है बच्चों, यूनिक होता है ये। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना होता है, एक। नोट करके लिख सकते हो कि अगर किसी भी रिलेशन में ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते हैं, तो एक होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद अब वो रिलेशन आता है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, अभी हम बेसिक बेसिक बच्चों डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, हालांकि 11th क्लास में आपने पढ़ लिया होंगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या कहता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस एक ही चीज का फर्क है, और वो फर्क क्या है कि इफ एनी रिलेशन आर डिफाइंड ओवर एनी सेट A is said to be reflexive if, क्या कंडीशन है, A रिलेट करता हो A को फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अंतर रखती है। क्या अंतर रखती है? मैंने वहां पर, आपको ध्यान होगा तो मैंने ओनली लगाया था जब आइडेंटिटी पढ़ा रहा था, लेकिन यहां ओनली की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मुझे केवल ये देखना है कि ए के साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मींस
जैसे देखिए आइडेंटिटी रिलेशन एक बार मैं लिख देता हूं, मैंने क्या बनाया था पिछले एग्जांपल को ही कंसीडर करते हुए, ए को मैंने क्या ले रखा था 1,2। दोनों चीजों में अंतर समझा देता हूं मैं। जब मैंने ये ले रखा था तो मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बनाया था 1,1 एंड 2,2, राइट। अब मैं यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाता हूं तो 1,1 और 2,2 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में मैं कुछ और, देखिए हो सकता है कि मैं कुछ न लाऊं, ठीक है, ये भी मेरा रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि देखिए ए तो ए के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, पहली बात तो यही नोट कर लेते हैं हम यहां से, ये समझ में आ गया हमें कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नोट हो गई ये बात? ठीक है, नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। अब एक और मैं रिफ्लेक्सिव बनाता हूं। देखिए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव ऐसे बनेगा कि मैंने कहा इसमें 1,1 ले लिया, इसमें 2,2, ये तो मस्ट है भैया, ये तो लेने ए को ए के साथ रिलेट तो करना है। अब आपको ये देखना है कि और हम इसमें क्या ला सकते हैं। देखिए 1,2 को अगर आप ले आए हो तो इस रिलेशन को आपसे कोई आपत्ति नहीं है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। वो तो कह रहा है ना कि प्रत्येक ए के लिए मेरे पास ए रिलेट कर रहा है ए को, मतलब ये एलिमेंट भी है और ये एलिमेंट भी है। हाँ, इसमें से अगर कोई एलिमेंट ड्रॉप हो गया, जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया होता है, यहां पर सपोज करिए 1,1 और आगे लिख देता मैं 1,2, या मैं ये लिख देता कि 1,1, इसका मतलब ये होगा तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होता ना ये रिफ्लेक्सिव होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ना तो इसमें 2,2 है और ना इसमें 2,2 है। देखिए रिफ्लेक्सिव को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या एक्स्ट्रा ला रहे हो या क्या एक्स्ट्रा नहीं ला रहे हो, लेकिन उसे इस बात से मतलब है कि जो भी सेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 दे रखा है 2 दे रखा है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना मस्ट है और 2 का रिलेशन 2 के साथ होना मस्ट है। मतलब ये पेयर दो तो मस्ट ही है, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? तो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा अगर मैं बनाऊं एग्जांपल। तो इन दोनों को लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर मैं ये भी बना सकता हूं कि IRF मुझे बनाना है, ये लिख लिया, फिर मैंने 2,1 को ही लिखा, ये भी रिफ्लेक्सिव है भैया। ये सारे एग्जांपल रिफ्लेक्सिव के हैं, ठीक है ना। ये चारों के चारों एग्जांपल आपको किसके दिए मैंने? रिफ्लेक्सिव के। और एक तरफ मैंने आपको बताया कि कौन सा कलेक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की वो भी आपको समझ में आ गई। आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बनता है ये भी समझ में आया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे भिन्न होते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। किस प्रकार से प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है ये भी आपको पता चला। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब आप ऐसे मत कहने बैठ जाना कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा। नहीं भैया, ये रिलेशन देखिए शानदार रिफ्लेक्सिव है और शानदार रिफ्लेक्सिव होने के बावजूद भी ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेयर जो इसमें नहीं आना चाहिए वो इसमें आ रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? चलिए सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि इफ एनी रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अपन जनरल डेफिनेशन ले लेते हैं, ए से ए पे भी जा सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम डिफरेंट जाए तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि बी को ए कंसीडर कर लो, क्या जा रहा है हमारा। तो इफ एनी रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट इफ ए कॉमा बी रिलेशन में बैठा हुआ है, और करके लिख सकते हो, इफ ए रिलेट कर रहा है बी को, देन बी किसको रिलेट करना चाहिए? ए को करना चाहिए। ये शर्त है इसकी, यानी कि अगर ए कोमा बी आर में बैठा है ना, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी सिमेट्रिक, है ना, ये और लिख लेना इसमें, इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, यहां से कंडीशन शुरू होती है कि इफ ए कोमा बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी कोमा ए भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आर का। ये मस्ट है बस। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक रिलेशन बनाया था, मैंने ए को क्या लिया था बच्चों? 1 2 लिया था, और मैंने रिलेशन बनाया था कि मैं ए से ए पर ही जा रहा हूं, और मैंने एक रिलेशन ये बनाया था रिफ्लेक्सिव में कि 1,1 लिया था। ये तो मस्ट है, रिफ्लेक्सिव होगा तो ये, मैंने कहा यहाँ पे 1,2 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है,
क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है और ना ही ये सिमेट्रिक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इसका जो उल्टा पेयर बनेगा 2,1 वो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि 1 का रिलेशन 2 के साथ तो है, बट 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है। तो जैसे ये कंडीशन फेल होगी मतलब सिमेट्रिसिटी लॉस हो जाएगी रिलेशन की। क्लियर हुआ ना ये पॉइंट आपको? ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए बच्चों बहुत ध्यान से, जब मेरे पास यही एलिमेंट नहीं होगा तो मैं इसका उल्टा यहां क्या बनाऊंगा? कुछ नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जिस एलिमेंट का यहां ये एलिमेंट नहीं होता उसका हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं होती। चलिए अब चलते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? इफ ए कॉमा बी किसी रिलेशन आर में है, फिर उससे आगे बी कॉमा सी अगर किसी रिलेशन आर में है, तो ये आपको कंडीशन लाके देनी पड़ेगी कि ए कॉमा सी भी आर में होगा। अगर आप ऐसा फाइंड आउट कर लेते हैं तब तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर आप ऐसा नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो फिर वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको दोनों ही तरीके का। मैंने एक रिलेशन ए सेट लिया कोई, जिसमें मैंने लिखा 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है। मैंने इसमें क्या एग्जांपल बनाया देखिए। मैंने एक रिलेशन लिखा 1,1 लिखा बच्चों, 1,2 लिखा और फिर लिखा इसमें मैंने 2,3। अब मैंने आपसे ये पूछा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना। ये रिलेशन कैसा भी बन सकता है, इसमें कोई आपको आपत्ति तो हुई नहीं होगी। ओके, अब इस रिलेशन में मैं आपसे पूछता हूं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कि सर इसमें 1,2 है जो रिलेशन आर में बैठा हुआ है, एंड 2,3 है जो रिलेशन आर में बैठा हुआ है। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है कि ए का रिलेशन बी के साथ हो और फिर बी का रिलेशन किसके साथ हो? सी के साथ। तब आपको ए का रिलेशन सी के साथ दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ हो गया, 2 का रिलेशन 3 के साथ हो गया, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि अब 1 का रिलेशन 3 के साथ है या क्या। इस कलेक्शन में क्या 1,3 एग्जिस्ट करता है, लाई करता है? नहीं करता। मतलब ये यहां पर लाई नहीं करता, मीन्स ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए? ओके, जब ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन ऑटोमेटिकली होगा, जब ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1,1 लिया मैंने 1,2 लिया, तो 1,1 है, फिर मेरे पास 1,2 है, तो अब इन दोनों को इससे क्रॉस करेंगे तो बचेगा क्या? 1,2 बचेगा। तो 1,2 तो आर में ही है ना। इसका मतलब ये तो आपको फॉर्म करके दे रहा है कि ये ट्रांजिटिव बन रहा है, लेकिन ये फॉर्म आपको नहीं करके दे रहा है कि ट्रांजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो आज के इस रिलेशन के सेशन में मैंने जो चीजें आपको बताई, टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट सेशन में मैं रिलेशंस के कुछ और बेस्ट एग्जांपल्स के साथ नया सेशन लेकर के प्रेजेंट होऊंगा कल। तो आप सेशन को कंटिन्यू देखिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो आज के सेशन को मैं यहीं खत्म करता हूँ। मेरा सेशन आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।